Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 14th video of the economics. This video would remain in Hindi and English. Start करते हैं 31st question से. Consider the following statements regarding direct and indirect farm subsidy. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी के बारे में बात की गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट है सब्सिडीज़ ऑन फर्टिलाइज़र, जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं यूरिया वगैरह, इन द फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू द फार्मर्स इज़ ए इनडायरेक्ट सब्सिडी. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब आपके खाते में डायरेक्ट पैसे आ जाएं और जो भी सब्सिडी हो तो उसको इनडायरेक्ट सब्सिडी बोलते हैं क्या. सेकंड है सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ इन द एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड फार्मर ट्रेनिंग आर द इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी. अगर सब्सिडीज़ आपको या छूट प्रोवाइड की जाती है इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब एग्रीकल्चर में एक अच्छी किस्म का रिसर्च किया जाए या फार्मर की ट्रेनिंग पे पैसा लगाया जाए तो उसको इनडायरेक्ट सब्सिडी बोलते हैं. थर्ड वन है पीएम किसान स्कीम इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट फार्म सब्सिडी. पीएम किसान क्या डायरेक्ट सब्सिडी का एक एग्जांपल है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है फर्स्ट, सी है थर्ड और डी है सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन डी है. इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज आर दोज विच आर नॉट पेड एज डायरेक्ट कैश इंसेंटिव, मतलब डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता उसमें. वाइल डायरेक्ट सब्सिडीज आर द गिवन इन द फॉर्म ऑफ द कैश ग्रांट्स और इंटरेस्ट फ्री लोन्स, या लोन्स दिया जाए बिना इंटरेस्ट का. डायरेक्ट सब्सिडीज इंक्रीज द बेनिफिशरी परचेजिंग पावर एंड मे हेल्प इन रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, आदमी के पास पैसा रहेगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा सकता है डायरेक्ट सब्सिडी अगर हम उसको डायरेक्ट इन हैंड में कैश देते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड ऑन द फर्टिलाइजर एज इनपुट सब्सिडीज़ आर द इनडायरेक्ट. अगर हम उसको मान लो फर्टिलाइज़र के रूप में सब फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मान लो यूरिया आपका 1400 रुपये का कट्टा आता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन होती है, पर सब्सिडाइज रेट पे 700 रुपये का आएगा, तो वो इनडायरेक्ट सब्सिडी है. आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा न देके आपकी फर्टिलाइज़र की कंपनी को दे रही है. बट इफ़ द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द प्रोवाइडिंग ए कॉस्ट रिडक्शन रेट सब्सिडी प्रोवाइडेड डायरेक्ट कैश इंसेंटिव टू दी फार्मर्स, इट देन बिकम्स ए डायरेक्ट सब्सिडी. अगर मान लो डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं उसके खाते में आ रहा है तो डायरेक्ट इंसेंटिव होगा, डायरेक्ट सब्सिडी होगा. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर रिसर्च. एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च पे पैसा लगा रही है या फार्मर की ट्रेनिंग पे पैसा लगा रहे हैं. दिस दे हेल्प इन मेकिंग फार्म प्रोड्यूस मोर कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट, तो वर्ल्ड मार्केट में ये कम्पिटिटिव हो जाएंगे. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. इन डायरेक्ट फार्म सब्सिडी कैश इंसेंटिव आर पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स. डायरेक्ट फार्म सब्सिडी में कैश इंसेंटिव दिया जाता है. अंडर द पीएम किसान इनकम 6,000 रुपये पर ईयर इज प्रोवाइडेड टू द ऑल फार्मर फैमिली अक्रॉस द कंट्री. द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशरी. बेनिफिशरी के डायरेक्ट खाते में जाता है पीएम किसान स्कीम से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ये डायरेक्ट सब्सिडी का एक एग्जाम्पल है. विद रेफरेंस टू द काला अजहर विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. काला अजहर के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं. फर्स्ट है इट इज़ कोज्ड बाय द प्रोटोजोआ लेशमानिया पैरासाइट. पैरासाइट मतलब दूसरों के बनाए हुए खाने पे जीवित रहते हैं. सेकंड है इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज. तो ये जो फीमेल सैंड फ्लाइज है उसके काटने से होता है क्या. दिस डिजीज़ इज़ एंडेमिक टू इंडिया. क्या इंडिया में ही ये प्रिविलेंट है ये बीमारी. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड और सी है फर्स्ट और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका डी आंसर करेक्ट है. Recently in a paper published on the post Kala Azhar dermal leishmaniasis, तो ये डर्मल लेसामिनियासिस नाम है, बाई ए टीम फ्रॉम द राजेंद्रा मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ISMR के अंडर
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर एक कॉलेज आ रहा है राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो उसने बताया कि हाउ द एलिमिनेट काला अजर को कैसे हटाया जा सकता है। इसको काला अजर का साइंटिफिक नेम है विसेरल लेशमिनियासिस फ्रॉम दी वैशाली, ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार है वेयर द डिजीज इज हाईली एंडेमिक। बिहार में वैशाली में डिस्ट्रिक्ट में प्रीवेलेंट है बीमारी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। काला अजर इज ए ट्रॉपिकल डिजीज कैरेक्टराइज बाय द इरेगुलर फीवर, वेट लॉस होता है, इरेगुलर फीवर रहता है, एनीमिया रहता है, खूनी कमी हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ द स्पील, प्लीहा की सूजन आ जाती है, लीवर खराब हो जाता है। इट इज कोज बाय ए प्रोटोजोआ लेशमानिया पैरासाइट। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज। थर्ड है ए डिजीज, मतलब ये मक्खी काटने से होता है। थर्ड है ए डिजीज इन द एंडेमिक व्हेन इट्स प्रेजेंस ऑन यूजुअल प्रीवलेंस इन द पॉपुलेशन इन द कॉन्स्टेंट। काला अजर इज एंडेमिक टू इंडिया एंड इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द 54 डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग फॉर द नियरली 130 मिलियन पीपल अक्रॉस बिहार। बिहार में ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में है, यूपी में, झारखंड में ये काला अजर है। ये मक्खी के काटने से होता है और एक पैरासाइट है प्रोटोजोआ जिसके काटने से होता है। तो अभी ये ICMR के कॉलेज ने, जिसको राजेंद्र मेडिकल साइंस रिसर्च साइंस नाम है उसका, उसने रिसर्च में लेके आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी विच वाज इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ए कैबिनेट कमेटी ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिलीफ मेजर। कैबिनेट कमेटी क्या इसको देखती है, जो डिजास्टर रिलीफ के मेजर्स हैं। सेकंड है इट इज़ हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स के द्वारा हेडेड की जाती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन डी है दोनों गलत हैं। रिसेंटली NCMC नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वाज इन द न्यूज़ अबाउट द साइक्लोन निवार रहा है, उसके बारे में न्यूज़ में थी ये। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द NCMC नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी, नॉट ए कैबिनेट कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी है, मतलब कैबिनेट कमेटी होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है। एट द नेशनल लेवल द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज द कमेटी इन्वॉल्व इन द टॉप लेवल डिसीजन। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मेकिंग कंसर्निंग डिजास्टर मैनेजमेंट। की फंक्शन ऑफ द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आर ओवरसीज द कमांड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 3 है, CCC है, कमांड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिजास्टर रिस्पॉन्स। गिव डायरेक्शन टू द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एज डीम्ड एज नेसेसरी। ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। द सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज विद द स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर मेंबर ऑफ दिस कमेटी। तो मेंबर ऑफ द कमेटी डिजास्टर वाले होते हैं जिनको नॉलेज रहती है इनकी डिजास्टर मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में बात की गई। फर्स्ट है इट इज़ ए सनराइज सेक्टर, ये एक सनराइज सेक्टर है। सेकेंड है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट होता है कि इसमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। क्या 100% FDI अलाउड है इसमें। एंड थर्ड है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर मतलब आधा 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी स्पॉन्सर में, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में 100% गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में बात की। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग मतलब जिसका प्रोसेस करके मान लो आलू से चिप्स बना के बेचते हैं, उसी को बोलते हैं इज सनराइज सेक्टर इज इंडिया, मतलब सूरज उदय होने वाला सनराइज सेक्टर, क्योंकि आजकल हम पैक्ड फूड खाते हैं। सनराइज सेक्टर इज ए सेक्टर इन इट्स इन्फेंसी, मतलब स्टेज पैदा हुआ है अभी ये, शोइंग प्रोमिस ऑफ द रैपिड बूम। इट इंडिया फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम ऑफर ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये सनराइजिंग स्टेप है, ये बडिंग है, नई नेसेंट स्टेज में है और ये आगे बूम करेगी। इट आल्सो टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 100% FDI क्या है? इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अलाउड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। फर्दर 100% FDI अंडर द गवर्नमेंट रूट फॉर द रिटेल ट्रेडिंग इंक्लूडिंग थ्रू द ई-कॉमर्स इज परमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। तो 100% FDI इसमें अलाउड है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। The scheme will implemented by the Ministry of Food Program and Implementation. It aids aim to create efficient supply chain management from the farm gate to retail outlet. मतलब फार्म के गेट से आउटलेट तक पहुंचाने की ये स्कीम है, सेंटर की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ नेशन ए हैज़ हायर गिनी कोफिशिएंट देन द बी देन द व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? फर्स्ट है नेशनल ए इकोनॉमिकली वेल्थियर देन दी बी। अगर गिनी कोफिशिएंट ए का ज़्यादा है तो क्या वेल्थियर होगा ये कंट्री? बी है, बी हैज़ बेटर सोशल इंडिकेटर देन दी नेशनल ए। तो बी के सोशल इंडिकेटर अच्छे होंगे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, दोनों ही गलत हैं। गिनी कोफिशिएंट इज इंटेंडेड, मतलब क्या इसका पर्पज़ है? टू रिप्रेजेंट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल रेजिडेंट्स। मतलब इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है एक कंट्री में उसको बताता है गिनी कोफिशिएंट। इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ द इनक्वालिटी। इनक्वालिटी को दर्शाने के लिए गिनी कोफिशिएंट का यूज करते हैं। ए नेशन विच इज ए गिनी कोफिशिएंट 0 हैज़ द परफेक्ट इनकम इक्वलिटी। अगर 0 है ना तो मतलब परफेक्ट इक्वलिटी है, सबके पास बराबर पैसा है। अगर स्कोर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वलिटी है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है जो कोई गरीब है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। If the Gini coefficient of a nation A is higher than B, Gini coefficient ज़्यादा, there is no guarantee that nation A will be wealthier or poorer than B. It does not tell us that about the total wealth of a nation, rather it tells about the how that wealth is distributed. मतलब inequality बताता सोसाइटी में गिनी कोफिशिएंट। बस ब्राज़ील दो हैज़ ए हायर गिनी कोफिशिएंट देन द कनाडा बट पुअर देन द कनाडा। पुअर है कनाडा से बट गिनी कोफिशिएंट उसका ज़्यादा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगेन इट टेल्स अबाउट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल इंडिकेटर। ए मोर अनइक्वल नेशन में हैव सोशल इंडिकेटर्स देन ए मोर इक्वल। तो सोशल इंडिकेटर्स ये है कि सोसाइटी में मेजर्स अलग अलग अच्छे से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है गिनी कोफिशिएंट से। और इसमें हमसे पूछा भी यही गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट दोनों ही इसमें इनकरेक्ट हैं। तो इसमें पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि गिनी कोफिशिएंट ये बताता है कि किसके पास कितनी पूंजी है, इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। ये सोशल इंडिकेटर को नहीं बताता या नहीं पूरे देश की पूंजी को बताता है कितनी इसके पास पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म EBKRY विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फ्रेंकलिन इन द न्यूज़। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ये है इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका ऑनलाइन सेल या ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म, उसके लिए है क्या? बी है इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ द एसेट्स अटैच्ड बाय द बैंक्स। ये ऑनलाइन ऑक्शन होता है बैंक से जो अटैच रहते हैं ऑक्शन, उनका एसेट्स का, पूंजी का। सी है इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द लोन सब्सिडी टू द फार्मर। लोन सब्सिडी मिली हुई है तो उनको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डी है इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की डिपार्टमेंट के द्वारा। बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ई बिक्री इज एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर द असेट्स अटैच्ड बाय द बैंक्स। इट प्रोवाइड्स नेविगेशन लिंक टू द ऑल PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ई ऑक्शन साइट्स को नेविगेशन देता है ये। प्रॉपर्टी सच एज फीचर्स प्रेजेंट सिंगल विंडो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रॉपर्टीज up for e-auction. Comparison of the similar properties and also contains videos, photographs of the uploaded properties. तो ये इसके मान लो बैंक की जो एसेट्स हैं उनको के लिए एक नेविगेशन प्लेटफॉर्म है ई बिक्री का, जिससे उसकी अपनी उनके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है उसकी ऑक्शन कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ द एडजुडिकेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी केसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है वन कैन बी इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट है दिवालिया विदाउट बीइंग बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब बैंक के पैसे न दे पाना। बट कैन नॉट बी बैंकरप्ट विदाउट बीइंग इंसॉल्वेंट, वो बैंकरप्ट नहीं हो सकता विदाउट बीइंग इंसॉल्वेंट, दिवालिया के बिना। सेकंड है द नेशनल कंपनी लॉ एनक्लैट ऑर्डर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग इन इंसॉल्वेंसी केसेस। सिविल कोर्ट्स डू नॉट कंटेन ज्यूरिडिक्शन ओवर दीज केसेस।
सिविल कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं होता क्या। फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। आरबीआई देखता है क्या नोडल एजेंसी है जो इंसॉल्वेंसी के लिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका बी आंसर करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इंसॉल्वेंसी इज़ द इनएबिलिटी, मतलब एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स व्हेन दे आर ड्यू। मतलब आपका इंसॉल्वेंसी होता है कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। दे आर सम सॉल्यूशन फॉर द रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी इंक्लूडिंग बोरोइंग। आप किसी से पैसा लेके वापस दे सकते हो, उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। इंक्रीजिंग, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं या किसी से मतलब पैसा इधर उधर से करके दे सकते हैं, उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। वन कैन आल्सो नेगोशिएट डेब्ट पेमेंट और सेटलमेंट प्लान विद द क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर जो पैसा देने वाला उससे सेटलमेंट कर सकता है कि भाई मैं बाद में दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। वेयर बैंक्रप्सी इज यूजुअली फाइनल अल्टरनेटिव व्हेन द अटेम्प्ट्स टू क्लियर डेब्ट फेल। बैंक्रप्सी तो जब है जब आपके अटेम्प्ट सारे फेल हो चुके, आप पैसा दे ही नहीं सकते, बिल्कुल बैंक्रप्ट हो गए। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द एनक्लेट में अपील टू दी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो लॉ ट्रिब्यूनल से अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द एन ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन फाइल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है विद इन द 45 days ऑफ द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। एनक्लेट का अपीलेट ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन रहा उसके 45 दिन में उसको फाइल करना सुप्रीम कोर्ट में अपना केस। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नो सिविल कोर्ट और अथॉरिटी शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑन विच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल हैव जुरिडिक्शन। तो आईबीसी के अंडर क्या है, सिविल कोर्ट का या कोई अथॉरिटी का कोई भी पावर नहीं होता इसमें, बस जो एनक्लेट का डिसीजन होता है वही बाइंडिंग है। उसके बाद 45 दिन के अंदर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो जा सकते हो। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बताया गया है कि द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ द इंडिया इज द रेगुलेटर फॉर द ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स नॉट आरबीआई। तो ये कोड आरबीआई नहीं देखता इसको। द बोर्ड विल रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सेटअप अंडर दिस कोड। The board will consist of the representative of the RBI and Minister of Finance and Corporate Affairs and Law। तो इसमें जो लॉ से भी, कॉर्पोरेट अफेयर से भी या आरबीआई से भी आदमी होते हैं। तो आरबीआई का इस पर जुरिडिक्शन नहीं है, बोर्ड का जुरिडिक्शन है इस पर, आईबीसी के पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट है दे आर द कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द टू पार्टीज टू बाई और सेल एन एसेट्स एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट हैं दो कंपनियों के बीच में, बिटवीन टू पार्टीज टू बाई और सेल एन एसेट टू एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑफ द फ्यूचर डेट। नो फ्यूचर में कौन सा किस प्राइस में बेचना है। सेकंड है दे आर द ट्रेडेड ऑन द सेंट्रलाइज एक्सचेंज। क्या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बेचा जा सकता है। थर्ड है द सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेटलमेंट एंड में होती है क्या। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज टू बाई और सेल एन एसेट्स एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे, पहले ही सेट कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ट्रेडेड ऑन द सेंट्रलाइज एक्सचेंज, दे आर द ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट। ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकर्स एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट को एंड में होती है जो कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the sanitation and hygiene fund which was recently in the news, consider the following statements। First statement है it provides funding to the countries with the heaviest burden of the disease caused by lack of sanitation and services। तो फंडिंग देता है कंट्रीज जो हैवीएस्ट बर्डन रहता है बीमारियों का उनके ऊपर। सेकंड है इट एम्स टू इंश्योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब लेडीज़ की जो मानसिक बीमारी के रिलेटेड क्या इंश्योर करता है। थर्ड है इट इज़ होस्टेड बाय द यूएन ऑफिस फॉर द प्रोजेक्ट सर्विसेज। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर डी है। यूनाइटेड नेशन लॉन्च द सैनिटेशन एंड द हाइजीन फंड रिसेंटली। इट एम्स टू रेज
near about the $2 billion over the next 5 years to support the efforts. तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही ये चला गया है, $2 बिलियन का पैसा इकट्ठा करेंगे नेक्स्ट 5 साल में. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड इज ए ग्लोबल फाइनेंसिंग mechanism that will provide funding to countries with the heaviest burden of the disease caused by lack of sanitation services, द लिस्ट एबल टू रिस्पॉन्ड. मतलब हाइजीन की वजह से कोई बीमारियाँ बढ़ रही हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, उनके लिए हेल्प करने के लिए यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड आर एक्सपेंडिंग हाउस होल्ड सैनिटेशन, घरों में हाउस होल्ड में सैनिटेशन फैलाना, इंश्योरिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सपोर्टिंग इनोवेटिव सैनिटेशन सोल्यूशन. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द Sanitation and Health Fund was launched under the aegis of the United Nations. The fund is hosted by the UN Office Project Services. Next question पे चलते हैं. Which of the following statements is or are correct about the SEBI? SEBI के बारे में है. It is a statutory body. Second है, it consists of the member from both the central government and the RBI. Third, it promotes inside trading in the security. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अंदर अंदर खबर फैल जाए क्या इनसाइडर ट्रेडिंग है, को इंडिया में इनसाइडिंग ट्रेड अलाउ नहीं है. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इसका सॉल्यूशन ए है. फर्स्ट स्टेटमेंट की सेबी 1988 में आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो गवर्नमेंट लॉ के द्वारा बनाती है, पार्लियामेंट में लॉ पास करके. For the regulation of the security market, it was according to the statutory powers in 1992. उसमें पावर दी गई द एस्टेब्लिशमेंट सेबी एक्ट 1992. तो 1992 में सेबी का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ गया था. तो पहले नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी थी, बाद में स्टेट्यूटरी बॉडी बनी है 1992 में. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. द चेयरमैन होता है या नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. चेयरमैन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड. 2 मेंबर रहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, 1 मेंबर रहता है आरबीआई का, और द रिमेनिंग 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. चेयरमैन प्लस 5 ये भी गवर्नमेंट के द्वारा, चेयरमैन भी और 5 मेंबर भी, 2 आरबीआई के, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो 5 ये हो गए, 5 10 और 11 मेंबर रहते हैं इसमें. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इनसाइडर ट्रेडिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी स्टॉक और अदर सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. इट इज़ इलीगल इन इंडिया. सेबी प्रोहिबिट्स इट. इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है सेबी. और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड. ओके फ्रेंड्स, बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.